नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ एक बार फिर आपके सामने आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एक विषय के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स। याद रखेंगे, भूमि संसाधन का सीधा सा मतलब है धरातल से, और धरातल का निर्माण हुआ है मृदा यानी मिट्टी के विभिन्न स्तरों से। तो इसी वजह से हम भूमि संसाधन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मृदा के बारे में। इसके अंतर्गत बात करेंगे मृदा क्या होती है, इसका महत्व क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है और उसका वर्गीकरण क्या होता है। साथ ही साथ इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी देखेंगे, जिसमें जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए बात करते हैं भूमि संसाधन या लैंड रिसोर्स के बारे में। मृदा संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत संसाधन है। मनुष्य की अधिकांश मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, गृह आदि मृदा संसाधन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पूर्ण होती है। साथ ही साथ व्यापार, उद्योग, कला एवं परिवहन के क्षेत्र में भी मृदा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यता रही, कोई भी नदी घाटी सभ्यता रही, चाहे वो सिंधु हो, नील हो, चाहे दजला फरात हो, वो नदी घाटियों में ही मिले, उन्हीं क्षेत्रों पर मिले जहाँ पे उर्वरक भूमि पाई जाती है या फिर उर्वरक मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप करना, कृषि कार्य करना आसान होता है तथा उत्पादन अच्छी होती है। इसी वजह से मृदा की उर्वरकता ही निर्धारित करता है कि जनसंख्या का एक बड़ा सा हिस्सा किस क्षेत्र पर निवास करे। आज भी जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण आज भी जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण नदी घाटियों पर ही पाया जाता है, चाहे वह भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, चाहे चीन की यांगटी सिंकियांग घाटी के संदर्भ में बात करें। एशिया की 3/4 जनसंख्या, जो विश्व की आधी आबादी से भी अधिक है, उर्वरक मिट्टियों के क्षेत्रों पर ही केंद्रित है, जहां आसानी से फसल उगाई जा सकती है। आज भी 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य पर आधारित है। चूँकि 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य पर आधारित है और कृषि कार्य का उत्पादन, फसलों का उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मृदा कितना उपजाऊ है। तो इस संदर्भ में भी देखा जाए तो मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानवीय जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। चलिए बात करते हैं मृदा उत्पत्ति या मृदा निर्माण के प्रमुख तत्वों के बारे में। आखिर कौन कौन सी वो तत्व है जो मृदा निर्माण में सहायता पहुंचाते हैं। मृदा चट्टानों, खनिजों तथा जैव तत्वों का एक प्राकृतिक मिश्रण है। याद रखेंगे, मृदा चट्टानों, खनिजों तथा जैव तत्वों का एक प्राकृतिक मिश्रण है, जिसमें वनस्पति एवं पौधे उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान होती है। साधारण शब्दों में मृदा यदि आपसे पूछा जाता है तो चट्टानों एवं खनिजों तथा जैव तत्वों का एक प्राकृतिक मिश्रण है, जिसमें वनस्पति एवं पौधे उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान होती है। चलिए देखते हैं मृदा निर्माण में खनिजों को विद्यमान में सहायक खनिजों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले है मिट्टी के ढेर बनाने वाले खनिज, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एवं लोहा सम्मिलित है। दूसरा है पोषक खनिज, जिसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल है। और अगला है गौण पोषक खनिज, जिसमें सल्फर, मैग्नीशियम, आयोडीन और तांबा आदि सम्मिलित है। इन खनिजों में पोषक खनिज अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से मिट्टी की उर्वरक शक्ति विकसित होती है। यदि पोषक जो खनिज की मात्रा सही हो तो हमारी भूमि या फिर मृदा जो होगी क्या होगी, वो अधिक उपजाऊ होगा, और दूसरी ओर इसकी कमी से, खनिज तत्वों की कमी से मृदा क्या होगा, अनुपजाऊ हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है मृदा में जैव पदार्थ की उपस्थिति। याद रखेंगे, मृदा निर्माण के तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, खनिजों के संदर्भ में बात किए, अब जैव पदार्थ की उपस्थिति के संदर्भ में बात करते हैं। याद रखेंगे, मृदा में जैव पदार्थ की उपस्थिति भी आवश्यक है, क्योंकि इससे पौधों को आवश्यक आहार मिलता है। वनस्पतियों एवं जीवों के विघटन, सड़ने गलने से मृदा तक पहुंचती है, यानी कि वनस्पति एवं जीवों के विभिन्न अवशेषों से जैव पदार्थ मृदा को प्राप्त होती है, और ये सड़ने गलने के पश्चात मृदा हेतु महत्वपूर्ण हो जाती है। जैव तत्व पौधों के लिए अनेक रूपों में मदद करते हैं,
जैसे पानी में घुलकर, खनिजों के साथ मिलकर, पौधों के भोजन बनाने में मदद करके, जैव अम्ल का निर्माण कर मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया में मदद करते हैं, मृदा में जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि करना तथा मिट्टी के रचनात्मक गुणों में वृद्धि करना। याद रखेंगे कि जो जैव तत्व है, जैव पदार्थ की उपस्थिति को एक संतुलित मात्रा में मृदा को चाहिए होगा। यदि कम होगा तो मृदा पूर्णतः उपजाऊ नहीं हो पाएगा, और यदि अत्यधिक भी हो गया तो मृदा क्या होगी, अपनी आवश्यक क्षमता या फिर गुण को खो देगी। चलिए बात करते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारकों में मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, धरातल का चट्टान और निर्माण की अवधि शामिल है। याद रखेंगे, मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, धरातल का ढाल और समय, निर्माण की अवधि कितना समय है, यह मुख्य कारक होते हैं मृदा निर्माण के। मूल चट्टान मिट्टी का आधार है, जिसके टूटने, विलग होने और पुनः संगठित होने से मृदा का जन्म होता है। यानी कि धरातल के कुछ कारकों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से मूल चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा और अंत में पुनः संगठित हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या होगा, मृदा का जन्म होगा या मृदा का निर्माण होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अपक्षय एवं अपरदन से बनी चट्टानी जैव तत्वों को समूहित कर मिट्टी का रूप बनाती है। ठीक है, यही कारण है कि मात्र अपक्षय, याद रखेंगे, दो शक्तियां हैं, अपरदन एवं अपक्षय, द्वारा ये जो जैव तत्व है मिट्टी पर समाहित होता है। यही कारण है कि अपक्षय क्रिया से निर्मित पदार्थ और अपरदन क्रिया से निर्मित मृदा दोनों एक दूसरे से भिन्न होती है। पौधों और जीवाणुओं को भी प्रत्यक्ष रूप से जलवायु नियंत्रित करते हैं। मिट्टी के निर्माण में जलवायु की भूमिका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। याद रखेंगे, जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जैसे कि बात की मूल चट्टान, वनस्पति, धरातल का ढाल एवं निर्माण की अवधि भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, मृदा निर्माण किस प्रकार होता है, मृदा विकास की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए बात करते हैं। मिट्टी का विकास दो चरणों में संपादित होता है। प्रथम चरण में जो मूल चट्टान होती है उसका विघटन, अपघटन एवं अपरदन होता है, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, या फिर विघटन, अपघटन और अपरदन से उत्पन्न चट्टानी चूर्ण मिट्टी का आधार बनता है, जिनको आवरण चूर्ण या रिगोलित कहा जाता है। जैसे ही मृदा मूल चट्टान छोटे छोटे चूर्ण में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, प्रथम चरण कंप्लीट होता है और दूसरा चरण का प्रारंभ हो जाता है। वनस्पतियों के विघटन से अवशेष जब आवरण चूर्ण में घुल मिल जाते हैं तो मिट्टी पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए भिन्न भिन्न जलवायु में भिन्न भिन्न अवधि की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पोषक तत्व है या फिर जैव पदार्थ है, वो जो वनस्पतियों एवं जीवों द्वारा प्रदान किए गए हैं, प्रथम अवस्था के बाद द्वितीय अवस्था में ये मिट्टियों में जाकर मिल जाते हैं। जब इसका मेल पूर्ण हो जाएगा तो एक समय के बाद यह क्या करेगी, पूर्ण विकसित मृदा का रूप धारण कर लेगी। जो समय अवधि है, निर्माण की समय अवधि है, वो जलवायु पर निर्भर करता है। किसी एक क्षेत्र में यदि जलवायु भिन्नता है तो वहाँ मृदा निर्माण की अवधि अधिक हो सकता है। वही दूसरे क्षेत्र में जलवायु यदि अनुकूल है तो कम समय में ही मृदा अपने पूर्ण विकसित अवस्था में पहुँच सकता है। मृदा विकास के प्रथम चरण में ऋतु अपक्षय, जिसे अपक्षय भी कहा जाता है, और अपरदन की शक्तियों से चट्टानों को विघटन, अपघटन एवं अपरदित कर चट्टान बनाया जाता है। एक सिंपल वे पे देख लेते हैं। सबसे पहले अपरदन और अपक्षय के द्वारा जो मूल चट्टान होगी उसे विभिन्न टुकड़ों में क्या करेगी, या चूर्ण जिसे रिगोलित कहते हैं, उसमें विभक्त कर देगी। विभक्त करने के फलस्वरूप जो पोषक तत्व है, जो खनिज है,
पोषक तत्व है या फिर जैव तत्व इस पर आकर क्या होगी, मिल जाएगी। और मिलने के बाद क्या होगी, ये एक जगह फिर से पुनः संगठित हो जाएगी और पुनः क्या करेगी, एक मृदा का निर्माण करेगी। चलिए देखते हैं, मृदा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। अपक्षय की क्रिया में, अपक्षय की क्रिया में तुषार, ताप, वनस्पति आदि चट्टानों को यंत्रवत तोड़ते फोड़ते रहते हैं, जिससे विघटन होता है। जैसे कि बात कर रहे थे, विघटन प्रक्रिया प्रथम चरण के अंतर्गत आएगा। इसमें अपक्षय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब अपक्षय तुषार, ताप, वनस्पति आदि चट्टानों आदि से चट्टानों को यंत्रवत तोड़ते फोड़ते रहते हैं, जिससे विघटन कहते हैं। और इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब रासायनिक तत्वों यथा जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा चट्टानें विदीर्ण हो जाती है या अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसे अपघटन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में चट्टानें चूर्ण अपने आसपास के धरातल पर फैलकर मिट्टी का आधार बनती है। देखो, दो चीज़ें बात हुई, विघटन और दूसरा हुआ अपघटन। अपघटन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, और वही विघटन क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आएगा विघटन और रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आएगा अपघटन। ठीक है। अपघटन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं विघटन या फिर भौतिक अपक्षय में तुषार, ताप और वनस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस विघटन और अपघटन के फलस्वरूप चट्टानें टूटकर आसपास के धरातल में फैल जाती है, और यही क्या होता है, मृदा का आधार बनता है। अपर्दन की शक्ति जैसे नदी, हिमनद और वायु चट्टानों को अपर्दित कर चूर्ण या अवसाद में परिवहन करती, जिससे उपयुक्त स्थानों पर जमा या निर्माण करती है। जैसे कि हमने बात किया था शुरुआत में, मूल चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, उसके फलस्वरूप अपर्दन की विभिन्न शक्तियाँ। ठीक है। देखिए, अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटकर एक स्थान पर क्या हो जाना, जमा हो जाना। लेकिन अपर्दन क्या करती है, अपर्दन इन अपक्षय द्वारा टूटे हुए मूल चट्टान के टुकड़ों को क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगी, परिवहन करेगी। ठीक है, याद रखें ना, परिवहन करेगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसमें नदी, हिमनद और वायु क्या होंगे, सहायक होंगे। और दूसरे स्थान पर इसे जाके क्या कर देगी, निक्षेपित कर देगी या जमा कर देगी। इस प्रक्रिया में याद रखेंगे, जो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया साथ ही साथ चलते रहेंगे। इस प्रक्रिया में जैव तत्व कुछ तो चूर्ण के साथ ही जमा हो जाते हैं, और शेष बाद में जैव तत्वों के अवशेष से मिट्टी में मिल जाते हैं। यही कारण है कि जलोढ़ मिट्टी कणों की संरचना तथा स्तरण, खनिजों की मात्रा तथा जैव की उपस्थिति की दृष्टिकोण से सभी प्रकार के मिट्टियों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। देखिए क्या होगा, इस दौरान जब अपक्षय क्रिया के फलस्वरूप चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, टूटने के फलस्वरूप क्या होगी, कुछ जो पोर्शन रहेगा वो क्या होगा, अपर्दन प्रक्रिया द्वारा या नदियों के माध्यम से, वायु के माध्यम से दूसरे जगह जाकर निक्षेपित कर देगी, और कुछ चट्टानें क्या होगी, उसी स्थान पर रहेगी। इस दौरान अपर्दन के दौरान बहुत सारी पोषक तत्व जैसे जैव अवशेष है वो आकर उससे मिलेगी, और साथ ही साथ अपक्षय द्वारा जो एक स्थान पर एकत्रित चट्टानों के टुकड़े हैं, उस पर भी आकर जैव पदार्थ, फूल, पत्तियां गिरकर क्या होगा, उस पर अपना जैव या पोषक तत्व का गुण बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी वजह से सभी मृदा का निर्माण प्रक्रिया अलग हो जाता है, और अलग होने के फलस्वरूप उसकी गुणवत्ता, उसके प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है। चलिए देखते हैं, मृदा निर्माण में जलवायु का हाथ सर्वोपरि होती है। उष्णार्द्र जलवायु में जहाँ अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया तीव्र होती है तथा पौधे एवं जीवाणुओं की वृद्धि भी शीघ्र होती है, मृदा में खनिज विशेषकर लोहा, एल्युमिनियम और जैव तत्व वर्षा जल की अधिकता के कारण घुल मिलकर धीरे धीरे निचले स्तर में उभरते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लीचिंग या अपक्षालन कहा जाता है।
ठीक है। देखिए उष्णाद्र क्षेत्र में क्या होती है, अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया तीव्र होती है, पौधे एवं जीवाणुओं का वृद्धि जल्दी होता है, ठीक है। और जो खनिज होते हैं लोहा एल्युमिनियम क्या होता है, बारिश की वजह से जल्दी मृदा में मिल जाते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया हो जाती है पानी के द्वारा विभिन्न जैव जीवाणुओं एवं खनिजों का, जैसे लोहा और एल्युमिनियम का मिल जाना ही क्या कहलाता है, अपक्षालन या फिर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी का ऊपरी स्तर अनुपजाऊ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के ऊपरी स्तर में बड़े कणों की प्रधानता होती है। ऐसी मिट्टी को लेटेराइट मृदा कहा जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। बातें स्पष्ट हो गई होगी। ध्यान में रखेंगे उष्णाद्र जलवायु क्षेत्रों में मुख्य रूप से लेटेराइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस लेटेराइजेशन की प्रक्रिया से क्या लेटेराइट मृदा का निर्माण होती है। लेटेराइट मृदा का जो ऊपरी परत है उसमें बड़े कण पाए जाते हैं और वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होता है। लेटेराइट मृदा में खेती करने के लिए हमें अलग से एक्सटर्नल उर्वरक या फिर उर्वरक हमें डालने पड़ते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे और ये अपक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान लंबी अवधि तक, अभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे, अब शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ तापमान लंबी अवधि तक नीचे रहता है। मिट्टी का निर्माण मंद गति से होता है। न्यून तापमान के कारण जीवाणुओं की मात्रा कम होती है, जिससे जैव तत्वों का विघटन बहुत धीरे धीरे होता है। वनस्पतियों की पत्तियां, तना, घासें वैसे ही मिट्टी में बनी रहती हैं, जिससे जल संचारण में बाध्यता होती है। इस प्रकार यह मिट्टी बड़े कण और कम सड़ी गली जैविक सामग्री के कारण अविकसित सी लगती है। इस प्रकार की मिट्टी को पॉटजोल मिट्टी कहते हैं। शीतकटिबंधों में मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पॉटजोलाइजेशन कहते हैं। इस वर्ग की मिट्टी भी पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व देने में असमर्थ होती है, जिससे इस मृदा में अपेक्षाकृत कम उर्वरक शक्ति पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा और वही शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे जैव तत्वों का विघटन अच्छे से नहीं हो पाता है, इस वजह से कम उर्वरक वाली पॉटजोल मृदा का निर्माण होता है ठंडी प्रदेशों में या शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मिट्टी के निर्माण पर अनेक तत्वों का प्रभाव होता है। साथ ही साथ मिट्टी के निर्माण की अवधि, जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय उपयोग भी मिट्टी के गुण धर्म में परिवर्तन कर देते हैं। यही कारण है कि जलवायु, वनस्पति जो मिट्टी निर्माण के सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, मिट्टी के वितरण को अपने अनुसार बना लेते हैं, अर्थात विश्व के अधिकांश मिट्टियों का विश्व वितरण कटिबंधों के अनुसार ही पाया जाता है। देखिए इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि भूमि संसाधन यानी कि मृदा संसाधन के संदर्भ में बात कर रहे थे। और मृदा संसाधन में हमने सबसे पहले बात किया था कि मृदा का महत्व क्या है, उसके बाद मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक और उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, और अंत में हमने बात किया था कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण प्रक्रिया होता है। देखिए बहुत सिंपल सा एक बार और बात कर देते हैं कि अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है। मूल चट्टान भौतिक अपक्षय या विघटन या अपघटन के फलस्वरूप मूल चट्टान क्या होती है, अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने के फलस्वरूप अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा ये जो मृदा है वो प्रवाहित होकर, चाहे वो नदी के माध्यम से हो, हिम के माध्यम से हो या पवन के माध्यम से होकर, किसी अन्य स्थान पर क्या कर देते हैं, जाकर उसे निक्षेपित कर देते हैं या जमा कर देते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब अपक्षय द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा तो क्या होगा, कुछ
चट्टानों के टुकड़े वहीं रह जाएंगी और कुछ क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाएगी। इस दौरान क्या होगी, बहुत सारे पोषक तत्व आकर इस पर मिलेगी, बहुत सारे पेड़ पौधे आकर इसमें मिलेंगे। और चूंकि यहाँ पे एक स्थिर है और एक लगातार परिवहित करिए, तो दोनों मृदा के निर्माण में क्या होगी, भिन्नता होगी। और इसी भिन्नता के कारण ही क्या होती है, मृदा अलग अलग प्रकार से या फिर भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। इसमें हमने एक चीज़ और देखा कि जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने बात किया था, एक शीत कटिबंधीय क्षेत्र में बात किया था और दूसरा बात किया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होगी, उस क्षेत्रों में क्या होती है, जीवाणुओं जो होंगे, पेड़ पौधे होंगे, साथ ही साथ जो खनिज तत्व होंगे, उसमें क्या होगी, निर्माण प्रक्रिया, उसमें वृद्धि की प्रक्रिया क्या होगी, तेजी होगी। तेजी होने के फलस्वरूप क्या होगा, जब वर्षा होगी तो बहुत शीघ्र ही जो भी पोषक तत्व रहेंगे वो जैविक हो चाहे बहुत सारे मिनरल्स हो, वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे किसमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदा में। और इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होगी, बहुत जल्दी होगी अपेक्षाकृत शीत कटिबंधीय में। और मिलने के फलस्वरूप क्या होगी, लेटराइट मृदा का निर्माण करेगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी वो लेटराइजेशन के नाम से जाना जाता है। वही शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होती है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत स्लो होती है। यहाँ पे मुख्य रूप से पॉडजोल मृदा पाई जाती है। पॉडजोल चूँकि फूल पत्तियाँ जो होंगी वो शीत कटिबंध होने की वजह से प्रॉपर ना तो सड़ पाएगी ना गल पाएगी। इसी वजह से वो क्या होती है, मृदा में वैसे ही समाहित होती है और दिखाई देती है। इसी वजह से शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जो मृदा हो रही है, निर्माण होगी, वो अपेक्षाकृत क्या होगी, कम उपजाऊ होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जलवायु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मृदा निर्माण में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ये जैसे कि मैंने कहा था, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला आज हमने देखा मृदा निर्माण की प्रक्रिया, अगला पार्ट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तब तक बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।